हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा सेशन है जीएस पॉलिटी का, उसमें हम करेंगे हाई कोर्ट के बारे में, यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में। और जिस तरह से हमने एक सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर देखा था कि सबसे पहले हमने अपॉइंटमेंट देखा था, और फिर उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन क्या है या ड्यूरेशन क्या है, रिमूव कौन करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और उनकी पावर्स के बारे में हमने देखा था। तो इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है हम देखेंगे कि हाई कोर्ट का क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन से आर्टिकल्स रिलेट करते हैं हाई कोर्ट से, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे प्रोविजन दिए गए हैं, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, और उसके हिसाब से ही हम आज का जो सेशन है उसको करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है द फ्यूचर कोचिंग में, और स्टार्ट करते हैं हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है, आपको एक स्ट्रक्चर अपने माइंड में रखना है हमेशा जब भी आप हाई कोर्ट पढ़े या कोई भी कोर्ट पढ़े इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो हाई कोर्ट इसमें हेडिंग आपकी आज की है, तो इसमें आप लिखिएगा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट या हिंदी में इसे हम बोलते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो हमारे यहाँ पर जो जुडिशियरी का सेटअप है, जुडिशियरी का जो एक स्ट्रक्चर है, वो हमारे यहाँ पर एक वर्ड यूज होता है, दैट इज इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। और इंटीग्रेटेड जुडिशियरी, और इसमें जो है आपको एक श्रेणी याद रखनी है, एक सीरीज याद रखनी है कि हमारे यहाँ पर सबसे पहले होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये देखता है हाई कोर्ट, सुपरविजन करता है हाई कोर्ट का। और हाई कोर्ट जो है ये सुपरविजन करता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट का, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में भी आपको बहुत सारे कोर्ट्स मिलेंगे, जैसे कि आपने सुने होंगे सेशन कोर्ट है, और ये पनिशमेंट के हिसाब से दिया गया है। सेशन कोर्ट के अराउंड 7 years की पनिशमेंट या अप टू 10 years की पनिशमेंट ये दे सकते हैं सेशन कोर्ट। और सेशन कोर्ट जो है ये डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। यस, सेशन कोर्ट डेथ सेंटेंस भी दे सकता है। तो सेशन कोर्ट है डेथ सेंटेंस। फिर आता है आपका सीजे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजेएम फर्स्ट क्लास। और इसके अलावा जो है सीजे सेकंड क्लास, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में आपके बहुत सारे कोर्ट्स अदर भी आ गए हैं जो भी आपको ऐड करने हैं, दैट इज द फैमिली कोर्ट्स भी आ गई हैं, फैमिली कोर्ट्स हैं, या फिर लोक अदालत हैं। तो आपको इस हिसाब से इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, और आपको याद रखना है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है दैट इज इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेटेड होने के साथ साथ एक दूसरे से लिंक्ड भी है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई भी सेशन कोर्ट ने कोई डेथ सेंटेंस दे दिया है, एंड उसकी जो अपील है वो हाई कोर्ट में जाती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में जाती है, और हाई कोर्ट जो है इसके पास पावर है कि वो उस पर्सन के डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी कर सकता है। और अगर उसे लगता है, इफ ही फाउंड कि जो एविडेंस है वो उसके अगेंस्ट में है, तो वो उस डेथ सेंटेंस को स्ट्रक डाउन भी कर सकता है। स्ट्रक डाउन का मतलब होता है कि खत्म कर सकता है। तो आपने ये वर्ड सुना होगा, जरूर इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, स्ट्रक डाउन। तो स्ट्रक डाउन कर देता है हाई कोर्ट। और अगर वो जो है डेथ सेंटेंस, हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया कि ठीक है डेथ सेंटेंस ही रहेगा, तो उसकी अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट के पास अल्टीमेट पावर है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर्सन को अक्विटल कर सकती है, यानी कि बरी कर सकती है, उसके डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर सकती है, या फिर उसके डेथ सेंटेंस को हटा सकती है और उसको कोई और सजा भी दे सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी अल्टीमेटली बहुत सारी पावर्स होती हैं। तो
तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि हमारे यहाँ पर जुडिशरी इंटीग्रेटेड बनाई है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो हाई कोर्ट नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो हाई कोर्ट और जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोर्ट्स आते हैं, सेशन कोर्ट है या फैमिली कोर्ट है, लोक अदालत है, सीजेआईएम, ये सब है, तो इन सब के जो फैसले हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इन सब पर बाइंडिंग होगा। बाइंडिंग मतलब इनको मानना ही है वो, और नहीं मानेंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो है इन पर पनिशमेंट का केस लग सकता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है इनको पनिश भी कर सकती है। तो ये एक स्ट्रक्चर आपको माइंड में रखना है। अब हम पढ़ते हैं अपने जो हमारा चैप्टर है हाई कोर्ट जो हम कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट के लिए सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जानना है। तो आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 214 से लेकर 231 में दिए गए हैं। और ये कौन से भाग में दिए गए हैं? ये भाग 6 में वर्णित है, यानी कि पार्ट 6 में ये वर्णित है। पार्ट 6 में ये दिए गए हैं। और हाई कोर्ट की जो हिस्ट्री है इट इज बिट अर्लियर, बहुत पुरानी है। हमारे टाइम पे, मतलब जब ब्रिटिशर्स थे तब पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था लेकिन हाई कोर्ट था। तो हाई कोर्ट जो है ये काफी पुराने हैं। और इसमें आपको याद रखना है कि जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन्होंने 1862 में 3 जगह हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए थे। ये थे बॉम्बे, कैलकटा यानी कि कोलकाता, कैलकटा और मद्रास। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने यहाँ पर हाई कोर्ट जो है वो स्टैब्लिश किए थे। फिर इन्होंने, ये डेट आपको याद रखनी है, 1862 में यहाँ पर इन्होंने स्टैब्लिश किया था। फिर 1866 में वन मोर हाई कोर्ट जो स्टैब्लिश हुआ है, जो कि आपको याद रखना है। कहाँ पर हुआ था वो हाई कोर्ट? इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है ये 1866 में स्टैब्लिश हुआ था और उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट में है। तो यहाँ पर भी हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद जो है हाई कोर्ट की जो कहानी है ये आगे बढ़ी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 214 से 231 तक जो है ये वर्णित है। और इसके तहत जो है हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा अभी टोटल में कितने हाई कोर्ट है? अभी टोटल में 26 हाई कोर्ट है। तो टोटल आप ये याद रखेंगे, टोटल 26 हाई कोर्ट है। पहले 25 हुआ करते थे, लेकिन एक और हाई कोर्ट उसमें ऐड हुआ। और वो एक हाई कोर्ट कौन सा है? तो आपको याद हो कि 2019 में जो है आंध्र प्रदेश को एक नया हाई कोर्ट दिया गया है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है 2019 में एक आंध्र प्रदेश के लिए अलग एक हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ है और ये जो है 2019 में एस्टैब्लिश हुआ है। अब इसमें आपको एक बात ये याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश को नया हाई कोर्ट की क्या जरूरत थी। तो आपको याद हो कि पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों साथ थे। तेलंगाना जो है ये अलग हो गया 2014 में, ये नया राष्ट्र बन गया, नया स्टेट बन गया, सॉरी नया राज्य बन गया 2014 में। तो तेलंगाना में जो हैदराबाद है ये इनके पास चला गया। अब चूंकि हैदराबाद इनके पास चला गया तो हाई कोर्ट भी इन्हीं के पास चला गया, इनकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में है। फिर आंध्र प्रदेश के पास नहीं रहा कुछ। तो पहले तो कॉमन हाई कोर्ट हुआ करता था, जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कंबाइन थे, और कुछ समय बाद भी 2014 के बाद भी इनका कंबाइन हाई कोर्ट रहा कि जुरिडिक्शन जो है इनका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हैदराबाद में रहा। लेकिन उसके बाद एक जरूरत पड़ती है कि अपने ही स्टेट में होना चाहिए। जैसे कि फॉर इंस्टेंस अगर उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट है और मध्य प्रदेश वालों से ये कहा दिया जाए कि इलाहाबाद वाले ही हाई कोर्ट वाला ही देखेगा आपका सब कुछ, तो मध्य प्रदेश वालों के लिए इलाहाबाद आना बहुत दूर है ना। उसके लिए बहुत ज्यादा दूरी पड़ जाएगी और बहुत सारा कॉस्ट होता है, जो कि और मोस्टली जो केसेस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बहुत ऐसे कैटेगरी से लोग आते हैं क्योंकि सोशली और इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड होते हैं, वो
आंध्र प्रदेश में भी सेम यही चीज हुई कि आंध्र प्रदेश में अपना हाई कोर्ट इनका 2019 में स्थापित हुआ। तो ये तो हुई हाई कोर्ट की हिस्ट्री की बात, ये आपको याद रखना है। 1862 में बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में स्थापित किए गए। उसके बाद 1886 में चौथा हाई कोर्ट इलाहाबाद में वो किया गया एस्टैब्लिश। और 26 हाई कोर्ट करंट में हमारे टोटल 26 हाई कोर्ट है। और उसमें से जो 25 प्लस 1 यानी कि एक कहाँ से आया, एक 2019 में आंध्र प्रदेश जोड़ा गया। तेलंगाना क्योंकि अलग हो गया था तो हैदराबाद तेलंगाना के पास चला गया। अब इसमें एक और आपको खास बात याद रखनी है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो आपको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है। अब ये एक्ट कब आया था, ये 1956 में आया था। और इसने कहा है कि पार्लियामेंट हैज अ पावर, पार्लियामेंट हैज पावर टू एस्टैब्लिश हाई कोर्ट फॉर वन और मोर स्टेट। और तो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और इसमें इन्होंने कहा क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो लिमिटेड है, तो इन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक जो है हाई कोर्ट, वो दो या दो से अधिक स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट जो है वो आप बना सकते हैं। तो दो या दो से अधिक जो स्टेट है उनके लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 जो है, इसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो हाई कोर्ट एस्टैब्लिश करे वन फॉर वन और मोर स्टेट, यानी कि एक कॉमन हाई कोर्ट जो है वो दो या दो से अधिक स्टेट के लिए एस्टैब्लिश कर सकते हैं। अब इसमें तो आपको एक और बात याद रखनी है कि हाई कोर्ट जो है अभी प्रेजेंट में 4 हाई कोर्ट्स जो हैं वो सॉरी 4 हाई कोर्ट नहीं, 4 यूनियन टेरिटरीज के लिए कॉमन हाई कोर्ट है। 4 यूनियन टेरिटरीज के लिए कॉमन हाई कोर्ट है। तो अब इसमें कौन कौन से नाम आपको याद रखने, कौन कौन सी यूटीज है, तो आपको याद होगा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है, ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के लिए भी है, तो इसमें चंडीगढ़ आ जाएगा। तो चंडीगढ़ है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि पौंडीचेरी है, पुदुचेरी जो कि चेन्नई के टेरिटोरियल उसमें आती है जुरिडिक्शन में, पौंडीचेरी है, पुडुचेरी। तो पौंडीचेरी हो गया। और इसके अलावा आप देखेंगे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप जो है ये टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में पड़ता है केरल के, ये केरल के लिए कॉमन हाई कोर्ट जो केरल है वो इनका हाई कोर्ट है। अंडमान निकोबार ऑब्वियसली ये चेन्नई के ही जुरिडिक्शन में आता है। तो आपको इस तरह से भी याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, तो 26 हाई कोर्ट है। न्यू वन कौन सा ऐड हुआ है, तो न्यू वन 2019 में एक ऐड हुआ था। तो इस तरह से आपको जो है ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है और कौन से आर्टिकल में अपॉइंटमेंट लिखा है, तो उसके बारे में हम करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके अपॉइंटमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे। अपॉइंटमेंट, देन क्वालिफिकेशंस, देन टेन्योर, टेन्योर यानी कि ड्यूरेशन, कब तक का टेन्योर है,
उसमें कुछ सैलरीज और अलावेंसेस के बारे में भी दिया गया है, वो ज्यादा जरूरी नहीं है। सैलरीज एंड अलावेंसेस, सैलरीज एंड अलावेंसेस हो गया। और इसमें इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर ऑफ जजेस, ट्रांसफर ऑफ जजेस। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो आपको याद रखना है अपॉइंटमेंट। तो 214 बात करता है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के जो जजेस है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। इसमें आपको याद रखना है कि जो हाई कोर्ट है उसके जजेस है, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो जजेस जो है वो प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि हाई कोर्ट के जजेस जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो वहां पर गवर्नर पे कभी भी निशान नहीं लगाना है, आपको हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट पर निशान लगाना है। उसके साथ आपको ये याद रखना है, तो गवर्नर किसका अपॉइंटमेंट करता है, तो आप याद रखना जो सबऑर्डिनेट जजेस होते हैं, सबऑर्डिनेट यानी कि सेशन कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट गवर्नर द्वारा किया जाता है, वो प्रेसिडेंट नहीं करते। प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का जो करते हैं नियुक्ति, वो प्रेसिडेंट द्वारा होती है। तो अपॉइंटमेंट में आप ये रखेंगे कि प्रेसिडेंट करते हैं। हम प्रेसिडेंट जो है इसमें सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस गवर्नर इनकी सलाह के बाद ही करते हैं, यानी कि कंसल्टेशन जो है इनकी होती है और कंसल्टेशन के बाद ही होता है। और इसमें आपको याद भी रखना है, ये बात हमने उसमें भी पढ़ी थी सुप्रीम कोर्ट में, कि 5 जजेस की एक कॉलेजियम होती है, और यही कॉलेजियम जो है वो जजेस की रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को, और बाद में प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर देते हैं। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्वालिफिकेशन आप थोड़ा यहाँ पर चाहे लिख लीजिएगा कि क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशंस, क्वालिफिकेशंस जो है ये आपको याद रखनी है, ये है आर्टिकल 217 में। और 217 में लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो कंडीशन है वो यही है कि वो इंडियन सिटीजन हो। सबसे पहले तो ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया या इंडियन सिटीजन हो। अब इंडियन सिटीजन होने के साथ साथ जो है, या तो उसने 10 साल कोई भी 10 इयर्स इसमें लिखिएगा, 10 इयर्स तक कोई भी जुडिशियल ऑफिस संभाला हो, जुडिशियल ऑफिस। तो 10 साल तक या तो उसने कोई जुडिशियल ऑफिस संभाला हो, या फिर वो 10 साल तक ही एडवोकेट है कहीं पर। He must be an advocate for 10 years in any of the court, any of the court। तो किसी भी कोर्ट में वो 10 साल तक एडवोकेट है, किसी भी मतलब हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में उसने है जो है जुडिशियल ऑफिस जो है उसका 10 साल तक होना चाहिए, यानी कि या तो वो 10 साल तक के लिए जज है हाई कोर्ट में, या फिर वो 10 साल के लिए उसी किसी भी कंसर्न हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है। तो उस पर्सन, वो जो पर्सन है वो एलिजिबल होगा किसके लिए, जज के उसके लिए अपॉइंटमेंट के लिए, कि उस पर्सन का जज के एज ए जज अपॉइंटमेंट हो सके। तो इसमें आपने 217 में लिखा हुआ है कि कोई भी मिनिमम एज नहीं दी गई है कि इस एज का पर्सन जो है वो जज बन सकता है। और ये एज इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि जो जज का ऑफिस है दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिस, और इसमें जो है चूंकि लॉ की बाद में जो प्रोसेस होता है वो काफी लंबा होता है, तो उसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो इसलिए ये जो एक्सपीरियंस है बहुत जिम्मेदार ऑफिस संभालने के लिए, हाई कोर्ट का जज होने का जो ऑफिस है उसके लिए 10-10 साल का जो है एक्सपीरियंस उस पर्सन के पास होना चाहिए। अब इसके साथ साथ आपको क्वालिफिकेशन के बाद अगर हम इसकी बात करेंगे ड्यूरेशन की या टेन्योर की, तो इसमें टेन्योर में कोई भी मिनिमम टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें बताया गया है कि 62 इयर्स का अगर वो पर्सन हो गया है तो 62 इयर्स में वो रिटायर हो जाएगा एज अ जज। तो 62 ईयर का अगर वो पर्सन हो गया है, चाहे वो एडवोकेट है चाहे वो जज है हाई कोर्ट का, तो वो 62 ईयर में जो है उसकी रिटायरमेंट एज है। और टेन्योर इनका दिया गया है आर्टिकल 219 में। तो आपको याद रखना आर्टिकल 219 में लिखा हुआ है कि वो
भी याद रखनी है कि एक एक्ट है जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी, जजेस इंक्वायरी, जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है ये है 1968 का। और जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत जो है इसमें लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। रिमूवल यानी कि हटाया कैसे जा सकता है उनके पद को। तो यदि उन्होंने अपने पद का जो है दुरुपयोग किया है या तो कोई भी अपने पद को लेकर उनका मेल प्रैक्टिस की है तो उनको मेल प्रैक्टिस की बेस पर जो है उनको हटाया जा सकता है उनके पद से। और जो महाअभियोग है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, ये स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा पारित होगा। तो स्पेशल मेजॉरिटी द्वारा पारित होगा। स्पेशल मेजॉरिटी मैंने आपको बताया ही है कि जो भी टोटल स्ट्रेंथ है, टोटल मेंबर है, उसमें से एटलीस्ट 50% यानी कि आधे लोग प्रेजेंट होंगे और उसमें से 1/3 जो है वो वोटिंग करेंगे। तो बाय वे ऑफ 1/3 की जो मेजॉरिटी है उसके तहत जो है कोई भी हाई कोर्ट के जज को जो है रिमूव किया जा सकता है। तो इसमें याद रखना है रिमूवल किस बेसिस पे होगा, मेल प्रैक्टिस की वजह से हो सकता है। इम्पीचमेंट कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी, स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो प्रस्ताव पारित होगा। और टोटल जो स्पेशल मेजोरिटी होती है टोटल मेंबरशिप के 50% में से 1/3% की वोटिंग के बाद ही उस जज को वहां से हटाया जा सकता है। एंड सो फार अभी तक भी किसी भी हाई कोर्ट के जज को उसके पद से नहीं हटाया गया है। तो इसमें आपको ये इम्पोर्टेंट जो बात है वो याद रखनी है रिमूवल को लेकर। उसके अलावा अगर हम सैलरी और अलाउंसेस की बात करें तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 221 में लिखा हुआ है सैलरी एंड अलाउंसेस। और इसमें अभी तक बताया हुआ है कि एक जज जो होगा उनकी जो CJI होगा, चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का, उसकी 90K यानी कि 90,000 और जो उससे नीचे होंगे उनकी 80K यानी कि 80,000। और इसके अलावा जजेस को जो समचरी अलाउंसेस होती है यानी कि गाड़ी, ट्रैवल, ये सब फ्री मिलता है। तो ये सब जो है वो भी इंक्लूडेड होता है। और चूंकि इनकी जो सैलरी है वो CFI से आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, दैट्स वाई जुडिशरी जो है हमारी इंडिपेंडेंट है और हाई कोर्ट जो है ये भी इंडिपेंडेंट है बाकी सब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स से। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ जजेस। इसके आर्टिकल को आपको याद रखना है, 222 में लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ जजेस। ट्रांसफर ऑफ जजेस जो है ये किसके द्वारा किया जा सकता है, तो ट्रांसफर कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है ट्रांसफर। लेकिन उसके लिए जो रिकमेंडेशन है वो CJI या कॉलेजियम द्वारा दी जाएगी, कॉलेजियम द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट जो है सोल अथॉरिटी है इनके पास ट्रांसफर ऑफ जजेस को लेकर। तो कॉलेजियम जो है ये अब बार बार एक वर्ड आ रहा है कॉलेजियम, और आपको कॉलेजियम मैंने बहुत बार बताया है, शायद सुप्रीम कोर्ट में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो आपको कॉलेजियम याद रखना है। और कॉलेजियम में जो है मेनली आपको याद रखना है कि इसमें 5 जजेस होते हैं। तो कॉलेजियम का आप सिस्टम समझिए कि कॉलेजियम क्या होता है। तो कॉलेजियम में आपको याद हो तो हमारे यहाँ पे 4 केसेस हुए हैं। फर्स्ट जज केस, फर्स्ट जज केस और सेकंड जज केस, इसमें सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो इसमें काफी जजेस केस हुए हैं। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जो आपको इसमें याद रखना है कि कॉलेजियम सिस्टम हमारे यहाँ पर कैसे इवॉल्व हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉलेजियम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे बाय द कंसल्टेशन एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें ये वर्ड लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और जो जजेस है उनसे सलाह करने के बाद। लेकिन इसकी वजह से जो प्रेसिडेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है इनके बीच में विवाद होता रहता था कुछ अपॉइंटमेंट को लेकर। और अपॉइंटमेंट की वजह से ही जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारी जुडिशरी में क्रिएट हुई। और उसी में जो कुछ केसेस सामने आए, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस,
अब इसमें इन सब का जो सार है, जो कंक्लूजन है, वो निकल करके आया कि जो प्रेसिडेंट जो है वो उसी पर्सन को एज अ जज अपॉइंट करेगा। प्रेसिडेंट उस पर्सन को एज अ जज अपॉइंट करेगा। ये पर्सन है, इसको रेकमेंड किया है किसने? इसको जब सीजेआई ने, इस पर्सन को सीजेआई और प्लस 4 अन्य जो सीजे है यानी कि चीफ जस्टिस है, उन्होंने इसको रेकमेंड किया हो, उसके बाद इस पर्सन को वो हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर सकते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट उसी पर्सन को नियुक्त करेगा जिनको सीजीआई ने रेकमेंड किया है, और उनके जो 4 अन्य जज है यानी कि 5 जजेस की जो कॉलेजियम है, इन्होंने इनको रेकमेंड किया हो। तो ये जो है एक तरह से ऐसा है कि अब सीजेआई की सिर्फ अकेले सीजेआई की ओपिनियन नहीं चलेगी, अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो राय है वो नहीं चलेगी, उसमें 4 अन्य जजेस जो हैं उनकी बेंच भी होगी, और फिर उसमें मेजोरिटी में फैसला लिया जाएगा कि 3-2 की मेजोरिटी है, 4-1 की मेजोरिटी है, तो उसके हिसाब से ही उस पर्सन को जो है नियुक्त किया जाता है एज अ हाई कोर्ट जज। और नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, इसमें आपको याद रखना है। और हाई कोर्ट के केस में सीजेआई और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर कॉलेजियम के साथ साथ इसमें गवर्नर का भी रोल है, गवर्नर भी जो है इसमें सलाह देता है और रेकमेंड करता है। अब बात आती है ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर में इसमें काफी विवाद हुए हैं कि किसी भी जज को एज अ पनिशमेंट ट्रांसफर कर दिया जाता था। जैसे कि फॉर इंस्टेंस आपने देखा भी होगा कि अगर किसी जज ने कोई भी फैसला सुना दिया किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट, किसी पॉलिटिकल पर्सन के अगेंस्ट, किसी भी राजनेता के अगेंस्ट, तो उसको एज अ वे ऑफ पनिशमेंट ट्रांसफर करवा दिया जाता था। तो इसमें क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट ने काफी स्टेप लिए और काफी कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाय वे ऑफ पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, पीपल के वेलफेयर के लिए ट्रांसफर होना चाहिए, ना कि उस पर्टिकुलर जज को सजा देने के लिए ट्रांसफर होना चाहिए। तो इसमें मैं एक डेट में आपको बताती हूँ, उस डेट को आपने याद रखना है कि हाँ 1977। तो 1977 में ट्रांसफर ऑफ जजेस में एक बहुत बड़ा फैसला आया था 1977 में सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाय वे ऑफ ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर जो है वो पनिशमेंट के तौर पर नहीं होना चाहिए। मतलब आप किसी पर्सन को पनिश कर रहे हैं, किसी जज को पनिश कर रहे हैं, इसके लिए नहीं होना चाहिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए होना चाहिए। यानी कि 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम रूलिंग दी और इन्होंने कहा कि किसी भी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर जो है वो पनिशमेंट के तौर पर नहीं होना चाहिए, लोगों के वेलफेयर के लिए होना चाहिए, जन कल्याण के लिए होना चाहिए। तो इसमें आपको 1977 याद रखना है कि बाय वे ऑफ पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसफर ऑफ जजेस जो है इसमें 222 में दिया हुआ है, प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर एनी ऑफ द जजेस, लेकिन सोल जो प्रेसिडेंट के ओपिनियन है वो मैटर नहीं करेगी। इसमें जो सीजेआई है, कॉलेजियम का बड़ा रोल है ट्रांसफर करने में। तो इनकी ये जो हमने अभी डिस्कशन किया है, इसमें अभी तक आपने जो है ये चीजें याद रखनी है जो भी हमने डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं बहुत अहम जो इसमें है, जो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो है ज्यूरिडिक्शन है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट हमने आर्टिकल करने हैं। तो इसमें अभी तक के लिए हम एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं कि हाई कोर्ट जो है ये अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक भाग 6 में दिए गए हैं और पार्ट 6 में दिए गए हैं। जो भी आप लिखना चाहें आप भाग 6 लिखे या इसके हिसाब से लिखे। और हमारे यहाँ पर जो हाई कोर्ट की हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। 1862 में बॉम्बे, कैलकाटा और मैड्रास में हाई कोर्ट बने थे। 1866 में इलाहाबाद को हाई कोर्ट मिला था अपना पहला हाई कोर्ट। तो हमारा हाई कोर्ट 1866 में बना था। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, यूपीएसआई में भी पूछ सकते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 1866 आपको याद रखना है। इलाहाबाद को भी अपना एक हाई कोर्ट मिला। फिर अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल अभी हमारे यहाँ पर 26 हाई कोर्ट हैं
और इन 26 में जो है 26वां हाई कोर्ट जो है वो जुड़ा है 2019 में। ये आंध्र प्रदेश के क्रिएशन के बाद जुड़ा है। 2014 में जो है तेलंगाना के क्रिएशन के बाद 2014 में ये जुड़ा, क्योंकि हैदराबाद इनका कॉमन हाई कोर्ट था और आंध्र प्रदेश क्योंकि फिर अलग एक स्टेट बन गया तो फिर हैदराबाद को हटा करके इन्होंने एक और जो हाई कोर्ट है तेलंगाना इसके आंध्र प्रदेश के लिए बनाया 2019 में। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि एक हाई कोर्ट जो है वो 2 या 2 से स्टेट अधिक स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट बना सकता है। ये 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हाई कोर्ट्स हैं उन पर काफी बर्डन रहता है, लेकिन जो 2 या 2 से अधिक स्टेट जो है उनके लिए बनाने का ये बेनिफिट है कि एक ही हाई कोर्ट में 2 अधिक जो स्टेट है उनके मैटर देखे जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि केरल हाई कोर्ट है और केरल हाई कोर्ट के जो मैटर है, लक्षद्वीप के जो मैटर है वो केरल हाई कोर्ट में भी सोल्व होते हैं। तो इस तरह से जो है जो भी एक लिमिटेशन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए और बाकी सारी प्रॉब्लम होती है उनको सुलझाने के लिए जो है एक कॉमन हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक स्टेट के लिए बनाया जा सकता है। जैसे कि इसमें आपने देखा है पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा दोनों अलग अलग जो है स्टेट है पंजाब एंड हरियाणा, और पंजाब के जो मैटर है और हरियाणा के मैटर है एक ही हाई कोर्ट में देखे जा सकते हैं, दैट इज इन चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। तो इसमें आपको इनको याद रखना है। फिर अभी तक 4 यूनियन टेरिटरी जो है इनके लिए कॉमन हाई कोर्ट है, जैसे कि चंडीगढ़, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। फिर अब इसमें हमने बात करनी थी अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो 200 आर्टिकल 214 के तहत जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट सोल अथॉरिटी नहीं है, खुद नहीं अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकते हैं। उसमें उनको सीजेआई की कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी और गवर्नर की कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। और जब सीजेआई से कंसल्टेशन की बात आती है तो अकेले सीजेआई नहीं, उनकी जो 5 जज की कॉलेजियम है उनसे उन्हें कंसल्टेशन करना पड़ेगा। फिर इनके टेन्योर की हमने बात की, क्वालिफिकेशन की बात की, तो यहाँ पर हम इनके क्वालिफिकेशन और टेन्योर देख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 217 अनुच्छेद में लिखा हुआ है इंडियन सिटीजन होने चाहिए, 10 साल तक कोई भी जुडिशियल ऑफिस उन्होंने ले रखा हो, और या फिर वो 10 साल तक कहीं के भी एडवोकेट हो, 10 साल तक उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हो एज एन एडवोकेट, तो तभी उस पर्सन को जो है हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा। टेन्योर की अगर हम बात करें तो इसमें कोई मिनिमम टेन्योर नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के हिसाब से ही होगा जो भी होगा। लेकिन अगर टेन्योर की हम बात करें तो इसमें कहीं नहीं लिखा है मिनिमम एज, लेकिन जो इनकी रिटायरमेंट की एज है वो इसमें दी गई है। अब रिटायरमेंट की एज है 62 ईयर, इनकी रिटायरमेंट की जो एज है वो है 62 ईयर्स, और 62 ईयर्स के बाद ये कहीं भी किसी भी हाई कोर्ट में जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते, रिटायर हो जाते हैं, एक्सेप्ट के ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाए। और सुप्रीम कोर्ट में भी आपको याद होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की एज होती है 65 ईयर, तो सुप्रीम कोर्ट में केवल 3 साल का जो है इनका करियर रहता है, और उस हिसाब से जो है ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन ये कहीं भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। फिर इसमें एक एक्ट है जजेस इंक्वायरी एक्ट। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के जजेस जो हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इनको कैसे हटाया जा सकता है। तो उन पर महाभियोग जो है इम्पीचमेंट हो सकता है अगर उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है या फिर कोई भी मैल प्रैक्टिस की है। तो यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब इसमें हम बस एक बहुत इंपॉर्टेंट हेड है जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वो है इनका ज्यूरिडिक्शन। तो ज्यूरिडिक्शन जो है सुप्रीम को इसका हाई कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरह ही है। ज्यूरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार। हमने ये सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा है। ज्यूरिडिक्शन
ज्यूरिडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार, यानी कितने क्षेत्र में इनका कौन कौन से केस किस तरह के मैटर है और किस तरह का इनका ज्यूरिडिक्शन है। तो ज्यूरिडिक्शन की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 225 में इनका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन दिया गया है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, इनके पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है। अनुच्छेद 226 जो कि हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 226 के तहत इनके पास है रिट ज्यूरिडिक्शन। रिट ज्यूरिडिक्शन, और उसके बाद 225 में ही एपिलेट ज्यूरिडिक्शन है। एपिलेट ज्यूरिडिक्शन कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, स्पेशल लीव, स्पेशल लीव। तो इसमें जो है ज्यूरिडिक्शन बहुत सारे हैं, आपको ज्यूरिडिक्शन भी याद रखने हैं। इसमें और भी ज्यूरिडिक्शन आपको बता सकते हैं कौन कौन से थे। एपिलेट हो गया, रिट हो गया, सुपरवाइजरी, और बस इसमें एक रह जाता है, दैट इज सुपरवाइजरी। सुपरवाइजरी और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब इसमें जो है आपको याद रखना है रिट ज्यूरिडिक्शन और मेनली जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है उसके बारे में, लेकिन जो बहुत क्वेश्चन आते हैं वो आपके जुडिशियल इसमें रिट ज्यूरिडिक्शन से आते हैं। तो रिट ज्यूरिडिक्शन आपको समझना है अच्छे से कि क्या होता है। तो रिट ज्यूरिडिक्शन जो है इसमें याद रखना है कि रिट्स जो होती हैं उनके बारे में आपको याद रखना है कि रिट्स होती हैं। अब रिट्स क्या होती है, इनको हिंदी में कहते हैं प्रादेश। हिंदी में इनको कहते हैं प्रदेश, लेकिन प्रदेश वर्ड कोई भी यूज नहीं करता है, इनको सब रिट्स ही कहते हैं। तो रिट्स जो है ये कितने टाइप की होती हैं आपको याद रखना है। तो ये 5 टाइप्स की होती है। इसमें हैबियस कॉर्पस होता है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, मैंडमस और प्रोहिबिटरी, मैंडमस या प्रोहिबिशन भी कह सकते हैं इसको, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन और वो वारंटो, वो वारंटो और सर्टियोरी, सर्टियोरी। तो हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास जो है एससी और एचसी दोनों के पास पावर्स है। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 32 के तहत ये रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है या पावर है रिट इशू करने की, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ओनली फॉर फंडामेंटल राइट। तो इसमें आपको बेसिक जो डिफरेंस है वो याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में आप कब रिट इशू करा सकते हैं, ओनली जब आपका कोई भी फंडामेंटल राइट, जो 6 राइट्स आपके आर्टिकल उसमें दिए गए हैं, 6 राइट्स जो आर्टिकल आपके 14 से लेकर 32 तक दिए गए हैं, इन आर्टिकल में से, इन 6 राइट्स में से अगर आपके किसी भी एक राइट का वायलेशन हुआ है
तो आप रिट इशू करा सकते हैं। इनमें से कोई सी भी रिट जिसमें वो पड़ता है उसका ज्यूरिडिक्शन, वो आप इशू करा के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर आपके पास चॉइस है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट से बड़ा होता है, क्योंकि हाई कोर्ट ना केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू करता है रिट्स, बल्कि कोई भी लीगल राइट अगर आपका वायलेट होता है, कोई भी अदर लीगल राइट जो है ये आपका वायलेट होता है, तो ये लीगल राइट्स के वायलेशन पर भी रिट इशू कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि हैबियस कॉर्पस है, हैबियस कॉर्पस को हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस का हम एक एग्जांपल लेते हैं। किसी भी पर्सन को अगर डिटेन कर लिया है तो वो जो पर्सन है वो सीधे क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट इशू करा करके ये जो हैबियस कॉर्पस है इसको इशू करा करके जा सकता है, और वहां पर कह सकता है कि मेरा जो डिटेंशन है या मेरे को जो अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है वो इलीगल है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस अथॉरिटी से वो बॉडी मांगेगी, वो लेटर मांगेगी कि आपने किस बिहाफ पर इस पर्सन को डिटेन किया है। तो ये जो रिट्स है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, को वारंट और सर्टियोरी, तो इसमें आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट, ये 5 तरह की रिट होती हैं, दोनों इशू कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिडिक्शन काफी छोटा है हाई कोर्ट के रिट ज्यूरिडिक्शन से, क्योंकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ यानी कि जो हमारे 6 फंडामेंटल मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उनके वायलेशन के साथ साथ अगर कोई भी लीगल राइट हमारा वायलेट हुआ है तो उसमें भी रिट इशू की जा सकती है। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब नेक्स्ट जो इसमें है रिट ज्यूरिडिक्शन के बाद आप याद रखेंगे एपिलेट ज्यूरिडिक्शन। तो एपिलेट ज्यूरिडिक्शन आपको पता ही है, सेशन कोर्ट की कोई भी अपील या निचले कोर्ट की कोई भी अपील, या पूरा इसको हम याद रखेंगे कि कोई भी हमारा सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, तो किसी भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट की जो अपील है वो कहां पर जाएगी, हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट के पास एपिलेट ज्यूरिडिक्शन है, यानी कि जो हाई कोर्ट से नीचे की कोर्ट है उनकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में जाएगी, जैसे सेशन कोर्ट होते हैं, फैमिली कोर्ट, लोक अदालत। और इसके अलावा जो अदर कोर्ट्स है जैसे कि चीफ जुडिशियल फर्स्ट क्लास और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के जो वो है अपील, वो भी इनके पास जा सकती है। फिर बात आती है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, आर्टिकल 215। अब आर्टिकल 215 हमने याद रखना है, और इसके साथ साथ हमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी इसमें बात याद आई हो कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो लिखा हुआ है आर्टिकल 129 में, और हाई कोर्ट का जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है वो लिखा हुआ है आर्टिकल 215 में। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या है कि हाई कोर्ट हैज ऑल पावर, High Court has all power and to punish for its contempt for its contempt। तो आपने कंटेम्प्ट वर्ड बहुत बार सुना होगा, बहुत बार ये जो वर्ड है ये काफी मूवीज में भी यूज हुआ है कि आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलेगा या उस पर्सन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली होता क्या है ये आपको समझना है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है इसको हिंदी में कहते हैं कोर्ट की अवमानना, यानी कि न्यायालय की आपने अवमानना की है, यानी न्यायाधीश की अवमानना की है या न्यायालय की अवमानना की है। अवमानना का मतलब है कि क्या किसी भी पर्सन ने, कोई भी पर्सन है XYZ, कोई भी जजेस है, कोई भी एडवोकेट है, कोई भी पर्सन है, कोई भी दो पार्टीज जो होती है किसी भी केस में इन्वॉल्व ये है, उन्होंने कोर्ट के किसी भी निर्णय को मानने से इनकार कर दिया है, उसे अप्लाई नहीं किया, उसकी अवहेलना की है, तो इसे हम कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और उसने किसी भी जज के बारे में, न्यायालय के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी की है पब्लिक फोरम में, तो वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर ही आएगा। तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है कि अगर आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजमेंट को मानने से इनकार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस पे कोई टिप्पणी पास की है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की अथॉरिटी पे कोई प्रश्न उठाया है, तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चल सकता है। 2 तरह का होता है, सिविल कंटेम्प्ट होता है, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है। सिविल कंटेम्प्ट में जो है
कुछ केसेस आते हैं जिसमें कि वर्बली कुछ बोल दिया है, और क्रिमिनल में है कि आपने मानने से इनकार कर दिया, अप्लाई करने से इनकार कर दिया। इसमें 2 वर्ष की जो है वो सजा का प्रावधान है, 2 वर्ष से ज्यादा भी हो सकते हैं अगर कंटेम्प्ट जो है वो अधिक है तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 129 में दिया गया है और हाई कोर्ट का आर्टिकल 215 में दिया गया है कि हाई कोर्ट के पास, इसमें लिखा हुआ सुप्रीम कोर्ट के पास सभी पावर है। इवन अगर सुप्रीम कोर्ट की जो कोई भी फैसला है किसी ने नहीं माना है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चला सकता है और उसे पनिश भी कर सकता है उस चीज के लिए। सेम ऐसे ही हाई कोर्ट के पास भी पावर दी गई है और आर्टिकल 215 के तहत एक तो सारी प्रोसीडिंग और सारी चीजें जो इनकी होंगी वो सब रिकॉर्ड होंगी, जितनी भी प्रोसीडिंग होंगी, जितने केसेस होंगे सब रिकॉर्ड होंगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसका नाम इसलिए ही है। और उसके साथ साथ इसे एक्सक्लूसिव पावर भी दी गई है कि ये पनिश कर सकता है किसी भी पर्सन को अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसने किया है तो इसमें आपको 215 बहुत बाय हार्ट याद रखना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 226 याद रखना है, रिट ज्यूरिडिक्शन, और इसमें स्पेशल लीव आपको पता ही है, कोई भी केस जो है स्पेशल लीव के थ्रू ये सुन सकते हैं। दूसरा सुपरवाइजरी, ये जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उन पर इनका सुपरवाइजरी रहेगा। सुपरवाइजर मतलब ये एक तरह से उसको देख रेख जो करेंगे सुप्रीम कोर्ट का रहेगा जिम्मा करने का कि कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उस पर सुपरविजन जो है हाई कोर्ट का रहेगा। दूसरा है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो इसमें जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो दी गई है हाई कोर्ट को, लेकिन हाई कोर्ट जो है जो इनके अंडर में स्टेट के जो लॉज हैं, स्टेट लॉज हैं, इनका ही जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के लिए जो है वो केस पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो होंगे या सेंट्रल लॉज हैं उनका जो है जुरिडिक्शन जुडिशियल पावर इनके पास नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन स्टेट लॉज जो है जितने भी पास होंगे उनका जो है इनके पास है कि उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज होता है वो इनके पास अथॉरिटी नहीं है कि उस पर ये जुडिशियल रिव्यू करे, बल्कि लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू है स्टेट लॉज के लिए ये कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको मेन चीजें यही याद रखनी है कि अनुच्छेद 225 में क्षेत्राधिकार दिया गया, ओरिजिनल जुडिक्शन है, एपिलेट है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, स्पेशल लीव है, सुपरवाइजरी है, जुडिशियल रिव्यू है। जो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है सेम वही पावर दी गई है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, वो सोल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर अब इसमें आपने अभी तक जो पढ़ा है इसमें रिट्स आपने देखी है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, को वारंट और सर्टियोरी, और इसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड को आप सही से अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट के पास 129 और 215 के तहत पावर है टू पनिश और फॉर इट्स कंटेम्प्ट। तो ये जो हमारा हाई कोर्ट का आज का सेशन है आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और कल हम इसमें एक और टॉपिक करेंगे जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट, और सबऑर्डिनेट कोर्ट के साथ साथ हम पंचायत के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए द फ्यूचर कोचिंग के साथ, और आगे की जितनी भी अपडेट्स होंगी उनके लिए जुड़े रहिए द फ्यूचर कोचिंग के साथ एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।